नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में एक बार फिर से बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे और आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। वो अधिकार जिन पर घुसपैठिए धीरे धीरे अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है वो राजनीतिक पार्टियां जो इन घुसपैठियों में अपना वोट बैंक देखती हैं। लेकिन एक बार फिर से हुंकार चल पड़ी है, हुंकार निकली है कि इन घुसपैठियों को खदेड़ना है। देश में अगर शांति चाहिए तो घुसपैठी मुक्त भारत का संकल्प लेना ही होगा। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में उनकी मौजूदगी और बंगाल में एक बार स्पष्टता के साथ ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो घुसपैठियों को रोक कर ही दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बनाना है, क्योंकि ये घुसपैठिए न केवल बंगाल की अस्मिता के लिए खतरा बन चुके हैं, बल्कि ये खतरा बन चुके हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए, उन तमाम भारतवंशियों के लिए जो कहीं ना कहीं से इन घुसपैठियों की जद में आ चुके हैं। बात बंगाल से निकली है, लेकिन गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। संदेश बंगाल से है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड तक भी पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं कि 2026 में एक परिवर्तन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आइए, घुसपैठिए मुक्त बंगाल बनाइए, तो ये जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा झारखंड में भी गूंज रहा है, यह मुद्दा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है, जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र में जनता एनआरसी के जरिए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने यह प्रण ले लिया है, और उनके साथ साथ महाराष्ट्र वासियों ने यह प्रण ले लिया है कि घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र बनाना है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसी दम के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार लेकर आना है, क्योंकि झारखंड को मुक्त करना है घुसपैठियों से। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से घुसपैठिया मुक्त भारत का संकल्प लिया जा रहा है, जो ये हुंकार भरी जा रही है, इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये हुंकार उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी है जो इन घुसपैठियों में अपना वोट बैंक देखते हैं। तो आज इसी पर होगी खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। मैं यहाँ जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखे, तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं, और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, मगर सरकार में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। हिमंता ने साफ ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार आते ही झारखंड को घुसपैठ मुक्त बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भगाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया कि झारखंड में एनआरसी लागू करके रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है, ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है, और ये झारखंड में जो सरकार चलता है हेमंत सोरेन का सरकार,
बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। देशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। इसलिए रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प। जहां एक तरफ देश हित की सोच रखने वाली भाजपा भारत को घुसपैठ मुक्त करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन न्यूज भी लगातार लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी लगातार जनता एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, गूंज बंगाल और झारखंड तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत को समृद्ध और सशक्त बनाना है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का इन घुसपैठियों को भारत में शरण देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब उन जयचंदों को ढूंढना भी जरूरी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है जो इन घुसपैठियों, इन जिहादियों को हिंदुस्तान में शरण देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2026 में अगर उनकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को रोककर ही दम लेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाकर ही रहेंगे। लेकिन बात अगर बंगाल से निकली है तो महाराष्ट्र और झारखंड तक भी इसकी गूंज आ रही है, यानी बड़ा सा संदेश है। ये संदेश क्या कहता है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगी सोफिया खान जी, इसके साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन तिवारी जी, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं और वीएचपी के नेशनल स्पोक पर्सन अमितोष पारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सोफिया, आपके पास आते हुए, अमित शाह ने तो ललकार दिया है, स्क्रीन पर आप सभी आ गए हैं। चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर लेती हूँ। सोफिया, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ कि अमित शाह जी की ललकार तो आपने सुन ली और उन्होंने कह दिया भाई 2026 में अगर आप लेकर आते हैं तो घुसपैठियों को तो रोककर ही दम लेंगे। सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाली सरकार को रोटी, बेटी और माटी से जुड़ा हुआ ये संदेश कैसे ले रहे हैं आप लोग? नमस्कार लावनी जी और सभी जितने यहाँ पर पैनलिस्ट हैं। देखिए, सोच तो बहुत अच्छी है अमित शाह जी की और हम उनके साथ हैं। और लेकिन बात ये होती है कि अगर देश में अभी भी घुसपैठिए इतने सारे दावे होने के बाद भी सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार उनकी है, और अगर अभी भी इस मामले को लेकर हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर इस्तीफा देना चाहिए तो हमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो घूम फिर कर वो बंगाल के ऊपर अगर वो आ जाते हैं, तो एक बात बताइए कि असम में तो उनकी सरकार है, क्या वहां के घुसपैठिए के जो इन्फिल्ट्रेशन है उस समस्या को क्या वो रोक पाए हैं? और दूसरी बात है, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक चुनावी कह सकते हैं स्टंट है। अभी फिर से हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, तो उसके लिए तो ये कहना ही है। और उनको लगता है कि झारखंड में जो घुसपैठिए हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से हो रहा है। 2 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
किसके अंडर में आती है? पहले ये बताइए, जनता को ये जानना जरूरी है कि ये स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री और ये केंद्र कंट्रोल करती है। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि जनता को गुमराह ना करके, जनता को ना भटकाकर सही सही ये बातों को कहना चाहिए कि ये सीधे सीधे ये दोष जो है वो किसका दोष है। और बात है जहां तक, देखिए 400 पार करने वाली दावा करने वाली जो सरकार थी, जो आधे पर आकर रुक गई है। अब इनके पास तो कुछ मुद्दे हैं नहीं, झारखंड के लोगों का विकास करना है, झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं ये छोड़कर वो बंगाल के मुद्दे पर आ जाते हैं। वो घूम फिर कर, देखिए बंगाल में हाल में ही बहुत बड़ी विपदा आई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बाढ़ से पीड़ित थे लोग। बंगाल में हाल में ही साइक्लोन भी आया था, उससे भी पीड़ित थे लोग, लेकिन बावजूद उसके लिए कोई बात नहीं करता। यहाँ पर उनके आज भी 12 सांसद हैं, लेकिन कितने सांसदों ने काम किया बनगांव में उनके सांसद। ठीक है सोफिया जी, आपको पूरे धैर्य के साथ सबने सुना, मैंने भी सुना, क्योंकि आपकी नाराजगी रहती है कि विपक्ष को सुनते नहीं है, तो आपकी पूरी बात सुन ली गई है। अब आपकी प्रतिक्रिया में से जितनी भी आपने सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रोफेसर विदुरावल जी बैठे हुए उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार कुछ नहीं करती, आज तक रोक नहीं पाई, तो वो तो हथियार लेकर आए ना एनआरसी, इसके लिए तो सबसे पहले विरोध करने के लिए आप लोग खड़े हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं और हम भी आपसे कह रहे हैं, तो चलिए घुसपैठी मुक्त अगर बंगाल बनाना है तो आइए एनआरसी को लेकर एक साथ फिर से सरकार की कमी हो रही है तो एनआरसी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है, एनआरसी के बात पर तो आप लोग पता नहीं कहाँ यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। देखिए एनआरसी और सीएसी, देखिए किसी भी देशभक्त को, किसी भी देश की जनता को कभी भी ये नहीं होगा कि हमारे देश में घुसपैठियों का जो रोक लगाया जाए। लेकिन आप भी जानती हैं कि सीए को लेकर जो आज से 6 साल 2020 से पहले 2020 में 2019 में जो मुद्दे बनाए गए थे कि किसी एक समुदाय को छोड़कर सारे लोगों का सीए किया नहीं, तो क्या गलत है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, उसमें गलत क्या है? अगर भाई इस दुनिया में इस्लामिक देश बने हुए हैं ना, इस दुनिया में इस्लामिक देश बने हुए हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उनके लिए तो हिंदुस्तान ही है ना। नहीं सोफिया सुनिए, लॉजिकल बात करते हैं ना, प्लीज लॉजिकल बात करते हैं। आप एक विशेष पर आ जाते हैं, एक विशेष धर्म पर आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं एक विशेष धर्म के लिए तो दुनिया में मुल्क बने हुए हैं ना, आईओसी के ही इतनी कंट्रीज हैं, चले जाना चाहिए उनको वहां पर। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारा देश है ना, हमारा मुल्क है, आपने अभी शुरू में अपनी पहली लाइन में ही कहा, तो फिर वहां पर तो कोई इफ एंड बट्स होने ही नहीं चाहिए। देखिए आप नेशनल मीडिया होकर अगर ऐसी बातें करती नहीं, हम नेशनल मीडिया तो है, लेकिन हम अरे भाई हम तो सच की तरफ है, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कानून बना था तो इस तरह की बातें कहीं भी जिक्र नहीं की गई थी कि हिंदुस्तान है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं या होना चाहिए। बहुसंख्यक हिंदुस्तान में अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? अरे हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? सोफिया जी, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे मैडम, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा ये अपना सोच है। सोफिया देखिए, आपकी जो हम जब जनता के सामने जाते हैं ना, जब देखिए अगर ऐसा होता तो आज 400 पार कहने वाली जो सरकार है वो आज 200 के ऊपर नहीं आ। अरे भाई आप लोग नंबर गेम पे बार बार आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर के साथ पार्टी वही है, तीसरी बार जनादेश मिला है ना। सोफिया इधर उधर मत जाइए, सोफिया इधर उधर मत जाइए, नंबर्स भारतीय जनता पार्टी को ही मिले, नंबर्स भारतीय जनता पार्टी को ही मिले, नंबर्स में जनादेश उनको ही मिला है। आप लोग भले ही नंबर्स कम होने की बात करते रहे, लेकिन फिर भी ज्यादा नंबर 1 पोजीशन पर 240 के साथ भारतीय जनता पार्टी ही है। और मेरा सवाल ये था कि हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा, इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर विदुरावल जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए। आप लोग दम तो भरते हैं कि घुसपैठियों को रोक कर दम लेंगे, घुसपैठियों की खैर नहीं, लेकिन एनआरसी को लेकर विपक्षी पार्टियों का अपना स्टैंड क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है कि उन्हें विरोध करना है, लेकिन एनआरसी को लेकर जो क्लैरिटी सरकार की होनी चाहिए, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द सेम क्लैरिटी, नहीं हो पा रहा है कुछ। रावल जी, आपको नमस्कार और नमस्कार माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, वीएचपी के और एक वरिष्ठ हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबको प्रणाम। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक बिल्कुल आ रही है सर।
इन्होंने सबसे पहली ही बात एनआरसी को लेकर आपने पूछा था और आपने घुसपैठियों को लेकर पूछा था, तो इन्होंने सबसे पहली ही बात जो है सोफिया खान ने ये कही थी कि सोच अच्छी है, हम साथ हैं। सबसे पहली शुरुआत ही है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। टीएमसी का हिस्टोरिकल स्टैंड इसके ठीक विपरीत रहा है, घोषित विपरीत रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपनी श्वास के अंतिम श्वास तक और रक्त की आखिरी बूंद तक मैं घुसपैठियों, यानी उनके हिसाब से जो लोग वो कहती हैं कि जो हमारे बंगाल के भाई हैं जो उस तरफ से आए हुए हैं, उनको मैं जाने नहीं सोफिया, आपको काउंटर आंसर का मौका दूंगी, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। उनका ये घोषित स्टैंड है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें पूरी क्लैरिटी है। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि अगर टीएमसी से इस प्रकार के स्वर निकल कर आ रहे हैं तो एक स्वागत योग्य बात है और ये एक दिस इज अ पॉजिटिव नोट टू स्टार्ट योर डिबेट ऑन। फिर इन्होंने कहा सीएए को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए और अलग बात की, लेकिन मैं पहले आपके सवाल पर सीधा एनआरसी पर आ जाता हूँ। देखिए, एनआरसी जो है वर्षों के कानूनी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लागू हुआ। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जो है उसके लिए जो है पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी हुई थी। इसी प्रकार से इससे पहले जब ये सोफिया जी और इनके साथी जो रतन तिवारी जी कांग्रेस वाले हैं, इन कांग्रेस वालों की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी जी ने एक एक्ट लगाया था, IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल जो एक्ट है उनका, वो लगाया था। और वो इतना ज्यादा उसका मकसद तो जो है इन्होंने बताया कि इलीगल माइग्रेंट्स की डिटर्मिनेशन करना था, लेकिन वो इतना लोप साइडेड था और वो फैसिलिटेट करता था कि किस प्रकार से इलीगल माइग्रेंट्स को बसाया जाए। उसके अगर आप प्रावधान अगर एक दो आप मुझे समय दें तो मैं बता दूं, बहुत हद तक स्पष्टता आ जाएगी किस प्रकार के इस देश के ऊपर हमें लादे गए हैं इलीगल माइग्रेंट्स। इंदिरा गांधी जी का IMDT एक्ट 1981 कहता था कि आप किसी भी इलीगल माइग्रेंट, गैर कानूनी जो अवैध जो घुसपैठिया है, उसकी आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत कौन करेगा? शिकायत कोई जिम्मेदार व्यक्ति कर सकता है, कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, कोई जनप्रतिनिधि हो सकता है, कोई आम आदमी शिकायत नहीं कर सकता ये कि ये व्यक्ति जो है अवैध घुसपैठिया है। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने जो है एक इसमें प्रावधान था कि शिकायत करने वाला होगा कौन? वो पड़ोसी होना चाहिए, और पड़ोसी ही नहीं, केवल जहां पर अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी दीवार से दीवार सटी हुई अगर होगी तो ही आप शिकायत कर सकते हो, नहीं तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते। ये किस प्रकार का कवर अप था? इस प्रकार के ऐसे प्रावधान थे, बेशर्मी भरे प्रावधान थे। और नहीं तो रावल साहब, ठीक है, प्रावधान तो थे, उसी के खिलाफ तो आप लोगों ने मोर्चा खोला ना। अब जब मौका मिल गया तो उस मौके को अभी तक स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये ना, मौका तो आपको मिला ना। ये मौका 10 सालों से आज भी एक ही बात कही जाती है कि घुसपैठ हटाकर ही दम लेंगे। अरे वो कब आएगा वो मौका? कब हम कह सकेंगे कि घुसपैठिया मुक्त भारत हो गया है? कब हम कह सकेंगे कि सोफिया खान की जो पहली लाइन थी वो उस सोच को आप साथ में लेके चल पाएंगे? विपक्ष का एजेंडा क्लियर है ना सर, आपको अपने स्टेप को क्लियर करना होगा। हमारा स्टैंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि हमारा स्टैंड सभी को पता है। किसी को अगर इसमें कोई संशय लगता है, दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बना था। हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए ही तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ की जो तकलीफ, जो तिलमिलाहट है, वो इसीलिए है क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। अगर हम कुछ ना कर रहे होते, जैसा आक्षेप है, जैसा आरोप है, अगर हम ना कुछ कर रहे होते तो दे वुड हैव बीन सिटिंग फाइन। वो तो बड़े खुश होते कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं। इसलिए ही तो सीएए को लेकर यहाँ पर इतनी सारी बातें हुई। सीएए तो हमने पास किया था। सीएए को लेकर ये कि आपने इनसे बार बार कहा लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात। अगर लॉजिकल बात करते तो सीएए के खिलाफ तो आंदोलन हो सकता था। हिंदुस्तान के बाहर का किसी मुसलमान से सोफिया खान की क्या रिश्तेदारी हो सकती? उनके प्रति अलग प्रकार का प्रेम क्यों होना चाहिए? सोफिया खान शुड बी अ प्राउड इंडियन। वो खुद भी ऐसा कहती होंगी। बताइए सोफिया, काउंटर आंसर दे दीजिए, बाकी के 3 मेहमानों के पास जाऊं। कहती है कि वो एक प्राउड इंडियन हिंदू से प्रेम क्यों है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ इसलिए। ये तो सोफिया खान का जो, मैं सोफिया खान खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप ही बोलिए। सोफिया खान के जो पूर्वज थे, सोफिया खान के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, सोफिया खान के मुताबिक, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना।
कि उनके पड़ोसी जो थे वो भारत छोड़कर चले गए। नहीं, लेकिन लेकिन सोफिया खान के पूर्वजों ने भारत को चुना था। हाँ, लेकिन ठीक है। नहीं, अभी लेकिन एक बात सोफिया जी आप कह रही थी, बांग्लादेश के हिंदुओं से प्यार क्यों है? प्यार है ना इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है भाई। मुसलमानों के लिए मैंने कहा ना, बना हुआ है ना आईओसी। बहुत सारे इस्लामिक देश हैं। हिंदुओं के लिए अगर हिंदुस्तान है तो हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? अगर हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी? सोफिया खान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, देखिए मुझे अच्छा लगता है अगर हम देखिए अगर हम बात अगर बहुत ब्रॉड वे से अगर हम करना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर हमारे जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने आपने हमारे, चलिए हम आपकी ही भाषा में आते हैं, अगर आप हिंदू मुसलमान में मुझे बांट ही दिया है तो मैं ये नहीं, ये हमारी भाषा नहीं है, देश की भाषा है। नहीं, सुनिए पहले क्लियर हो लीजिए, ये भाषा देश की है, हिंदुस्तान की भाषा है, हर एक राष्ट्रवादी की भाषा है देश में। कितने युवाओं, कितने हिंदुओं युवाओं को आपने शिक्षित कर दिया, कितनों को आपने बेरोजगारी दूर कर दी, हिंदू है ना, कितने बुद्ध है, काम किया है और देश की कितनी दी है आपने। जीडीपी का ग्रोथ तो गिरता ही जा रहा है देश का। आप पूरे इधर उधर में भागिए, जो विषय उस पर बात कीजिए। आपको विषय नहीं पता था, आपको विषय नहीं बताया गया था आज का। कितने हिंदुओं के लिए आपने काम किया था जब देश में? हमने नहीं काम किया, हमने किया, आपने किया क्या? दी गई थी कोरोना काल में, तो कितने हिंदुओं के लिए आपके सीने में दर्द? हमने नहीं किया, आपने थोड़ी किया काम। आपने किया क्या? आप तो थूक लीगी जमात के साथ थे, आप तो थूक लीगी जमात के साथ थे, आप तो थूक लीगी जमात के साथ थे। हमने ही काम किया, हमने ही वैक्सीन किया। आप जब नर्सों को, डॉक्टरों को कूट रहे थे उस समय हम ही लोग जो है, हम ही लोग सेवा कर रहे थे। संगठन ही सेवा का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया हमने ही वैक्सीन के प्रति जागरूकता की। आप लोग तो कह रहे थे कि वैक्सीन अगर लेंगे तो नपुंसकता आ जाएगी। अच्छा, एक सेकंड आइए, एक सेकंड, चलिए ठीक है, दे दिया मौका मैंने आप दोनों को बात रखने का। लेकिन सोफिया, जितने दम के साथ इतना सवाल आप कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी से कि हिंदुओं के लिए क्या किया, तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि यहाँ जब यहाँ पर लव जिहाद हो जाता है, नाम बदलकर टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब आप लोग क्या इतना ही चिल्लाते हैं? जो अभी भी कश्मीरी पंडित हमारे जो भाई बहन है ना, अभी भी आप चले जाके देखिए विस्थापित कैंपों में, इतना ही दर्द उनके लिए कभी आप लोगों को हुआ है? इतना ही दर्द, इतनी ही टीस कभी उनके लिए दिखाया है? नहीं देखिए, क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल बॉक्स में फिट नहीं होते हैं। अमितोष पारिक और रतन तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं, फिर सुरेन जी के पास जाती हूँ। रतन तिवारी जी, आप कितना सहमत हैं? अमितोष, इसके बाद जस्ट आपके पास आती हूँ। रतन तिवारी जी। लावनी जी, सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जो विषय है, इस विषय पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपनी बात रखी है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अगर आज भी ये बात हो रही है तो आज भी हम कहने वाले हैं कि ये देश में अगर मुसलमानों को अगर आप बंदिश लगा रहे हैं, उनकी सरहद को रोकने का काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को क्यों ला रहे हैं? जो मुसलमानों को नहीं, पहले क्लियर होइए, मुसलमानों को नहीं, अवैध घुसपैठियों को, उन रोहिंग्या मुसलमानों को जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही खतरा बन चुके हैं। आप अपने ही देश के मुसलमानों के साथ ये गलत स्थिति पैदा कर रहे हैं भाई। अपने हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको अगर बाहर का मुसलमान आकर उसके ही अधिकार पर अधिकार जमाने लगे तो ये तो देश के मुसलमान के लिए के साथ गद्दारी हो जाएगी ना। आप तो पैरवी करते हैं घुसपैठियों की। बिल्कुल मैं समझ गया। लावनी जी, ये बताइए ना कि ये घुसपैठ क्या अब हो रही है? घुसपैठ तो पहले भी होती रही है। अगर आपके पास भी कुछ जानकारी होगी तो बहुत सारे मुसलमान आते हैं, बहुत सारे मुसलमान जाते हैं, बहुत सारे हिंदू आते हैं, बहुत सारे हिंदू जाते हैं। तो घुसपैठ तो हो रही है, लेकिन ये कानून जो ला रहे हैं, इस कानून से घुसपैठ को इजाजत मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा कि ईमानदारी से प्रमाण पत्र के साथ आ जाइए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। घुसपैठ हो रही थी तो घुसपैठ हो रही थी, जिम्मेदार आप थे, आप बसा रहे थे, क्योंकि आप लोगों की तो टैगलाइन थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार पर्टिकुलरली मुसलमानों का। वहां पर भी बता देना चाहिए था किन मुसलमानों का। फिर आप कह रहे हैं कि ये एनआरसी ला रहे हैं, इससे घुसपैठ बढ़ेगी। कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी? चलवा दीजिए। कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी? नहीं, पहले आप क्लियर कर दीजिए कि कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी। रतन तिवारी जी क्लियर कीजिए, कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी एनआरसी से? कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी? दर्शकों के सामने आप झूठ बोल रही हैं।
मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर कांग्रेस ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया ये जो वक्तव्य है वो आप लोगों के साथ जुड़ चुका है। ये सच है, उस सच का सामना कीजिए, उस सच का सामना कीजिए। आप पहले ये बताइए कि एनआरसी से कौन सी घुसपैठ बढ़ेगी, पहले आप ये क्लियर करिए। हम जानना चाहते हैं एनआरसी से कौन सी घुसपैठ बढ़ जाएगी, बताइए। एनआरसी से मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो हिंदू उन्होंने बांग्लादेश को चुना, पाकिस्तान को चुना, अफगानिस्तान को चुना, वह हिंदुओं को हम अपने हिंदुस्तान में क्यों जगह दें? क्यों नहीं दे सकते? क्या उस समय अगर इस दुनिया में इस्लामिक मुल्क बना हुआ है, धर्म के नाम पर पाकिस्तान भी बन गया, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ होगी? अरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र बहुसंख्यकों की संख्या यहाँ पर हिंदुओं की है। हालांकि बड़ा अफसोस है धीरे धीरे इन्हीं घुसपैठियों की वजह से अल्पसंख्यक हो रहे। हिंदू राष्ट्र तो हमारा ही होना चाहिए ना, और हमारा है। आमितोष पारिक जी, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रतन जी कहां कहां लेकर जा रहे हैं। उनको इस्लामिक मुल्क नजर नहीं आते, उनको आईओसी नजर नहीं आता, लेकिन उनको हिंदुस्तान नजर आ जाता है। एक जरा सा छोटा सा कमेंट जल्दी से ले लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। आमितोष पारिक जी। लावनी जी, सबसे बात तो ये है कि जी को खुद ही कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे तो डिबेट में क्या पार्टिसिपेट करेंगे, जब उनको ना कानून की जानकारी है, ना उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की जानकारी है। और जिस डिबेट पे आज चर्चा कर रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि कब देश का विभाजन कैसे हुआ था और कौन सा हिंदू वहां पर रखा गया था। किसी हिंदू ने इस्लामिक देश में रहने का चुना नहीं था। सवेरे की उसकी सुबह पता चली कि वो पाकिस्तान में आ गया। जब वहां पे आप दोस्तों के मैप पाकिस्तान और भारत के बांटे जा रहे थे, तब हिंदू को जानकारी में नहीं था। पंजाब के अंदर में लावनी जी किसी हिंदू को ही नहीं पता था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा लाहौर में चला गया। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के किस हिंदू ने चुना था। दूसरी बात यहाँ पर मैं बता दूं कि एनआरसी जब आए थे देश के अंदर। सोफिया और रतन जी, आप लोग बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, काउंटर आंसर के लिए मौका मिलेगा। अमितोष कंटिन्यू कीजिए प्लीज जल्दी से। लावनी मैम, अभी हाल ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने और देश की विभिन्न हाईकोर्टों ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए, देश की सिक्योरिटी को लेते हुए कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया कि असम हाईकोर्ट को ध्यान में रखते हुए इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो असम में बढ़ गया है उसको खत्म करा जाए, और 25 के बाद 1971 के बाद जितने भी लोग हैं उनको वापिस से वहां पे भेजा जाए। एनआरसी, सीए, जितने भी इमिग्रेंट कानून है, इनको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि देश को इनके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है देश की स्थिति आ चुकी है जहां एनआरसी को हर राज्य में आना चाहिए। और आने वाले समय में अभी डिबेट में मेरे को मौका मिलेगा, मैं बताऊंगा किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा और किस तरह से देश के अंदर में 11 राज्य मुस्लिम मेजोरिटी में हो गए। बिल्कुल, हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो गया, मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सवाल खड़े होते रहे। लेकिन सवालों के बीच में अगर राजनीति होने लगेगी तो फिर हम बिल्कुल राष्ट्रहित का दम भी भरते रहेंगे, दावे करते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रहित को लेकर सोचकर जो काम करना चाहिए उसका खाका नहीं तैयार हो पाएगा। सुरेंद्र स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सर मुझे लेना होगा, मजबूरी है मेरी ब्रेक लेने की भी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चर्चा केवल एक राज्य की चर्चा नहीं है, ये चर्चा समूचे भारत की है, समूचे हिंदुस्तान में घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। और अब निकलती है तो दूर तलक जाती है अमित शाह की मौजूदगी बंगाल में, और बंगाल में घुसपैठियों की समस्या को लेकर एक बार फिर से गरजते बरसते हुए गृहमंत्री ने कह दिया कि 2026 में हमारी सरकार लेकर आई है, घुसपैठियों को रोककर ही दम लेंगे। अब सवाल यह है कि बात यहां से निकली है तो क्या संदेश महाराष्ट्र और झारखंड तक भी जा रहा है, और क्या ये केवल चुनावी संदेश होना चाहिए या फिर इस पर एक बड़ा काम, बड़ी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। इसी पर चर्चा जारी है। डॉक्टर सुरेंद्र स्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। स्वामी जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ रही हूं, थोड़ा ज्यादा वक्त आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपने सबको बहुत धैर्य के साथ सुना। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक अप्रोच होता है, हर चीज को अपने तरीके से देखने का और उसको अपने तरीके से बुनने का। लेकिन सवाल यह है कि जब हम भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमारी समस्या है घुसपैठ, और इसके लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। ये जो संदेश दिया गया है, ये सिर्फ चुनावी संदेश है या आपको लगता है कि इस पर कुछ काम भी होगा? नहीं, देखिए लावनी जी, इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। पॉलिटिक्स तो है ही, इसमें सियासत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हकीकत भी है, उसी हकीकत पे सियासत है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मैं बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। 4000 किलोमीटर का हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर है, जिस पर अभी फेंसिंग कुल 3000 किलोमीटर हुई है। 1000 किलोमीटर पे होनी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, रेवराइंस भी हैं, वहाँ पे मैश एरिया भी है, सारी दिक्कतें भी हैं। अब होता क्या है कि यही सबसे वीक हमारा बॉर्डर रहा,
इसको कभी इस पे फेंसिंग प्रायोरिटी रही नहीं। पहला एक रीजन एनक्लेव का भी था कि भाई जो बांग्लादेश के एरिया में इंडिया के गांव थे और इंडिया के एरिया में बांग्लादेश के गांव थे, तो इतना मूवमेंट था, उस पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सबको मिला के, और आज भी बॉर्डर को क्रॉस करके चाहे बीएसएफ के इन्वॉल्वमेंट हो कहीं कहीं पर, चाहे किसी और का हो, लेकिन एक बार वो इंडिया में आ गए तो राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है, उनकी अपनी सीआईडी होती है, उनकी अपनी लोकल पुलिस होती है, क्योंकि एक बार इंडिया में एंटर होते ही तो स्टेट का लॉ उन पे लागू हो जाता है। तो उस लॉ के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए, एक नॉर्मल लॉ है। लेकिन वो ना करके ये क्या करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए वो उन लोगों के राशन कार्ड बनवा देते हैं, उनके आधार कार्ड बनवा देते हैं, उनके पैन कार्ड बनवा देते हैं, और जब उन पे वो इंडियन डॉक्यूमेंट हो गए तो उनको वहां से माइग्रेट कर देते हैं। आप गुजरात चले जाइए, वहां भी आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। आप चेन्नई चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, आप जम्मू चले जाइए, वहां पे सब जगह आपको ये लोग विद फोर्स डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो इसलिए जो प्राइमरी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर उनका है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक बार वो एंटर हो गए तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप उनको आइडेंटिफाई करके, बजाय डिटेंशन सेंटर में डालने के, डिपोर्ट की कार्रवाई करने के, आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स, वहां आंख बंद किए हुए हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, और वो सब जगह उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपकी इलेक्टोरल लिस्ट में भी हैं, आपकी हर चीज में वो बेनिफिट भी ले रहे हैं। आप सोचिएगा कि जिस देश में 14% मुसलमान हैं, वहां किसान सम्मान निधि 36% मुसलमानों को कैसे मिल सकती है? मतलब इतनी लैंड उनकी 36% मुस्लिम्स के पास लैंड हो गई। तो ये सारे का सारा एक फर्जीवाड़ा चलता है, जिसको आज अमित शाह ने कहा। दूसरी बात यह है कि जो ये बात बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे, इनको ये जानकारी नहीं है कि जब पार्टीशन हुआ और जब दंगे हुए तो उस समय हिंदुओं के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात उठी। उस समय नेहरू लियाकत अली खान का एक पैक्ट हुआ कि हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, और अगर किसी कारण से हिंदूज वहां पे नहीं रह पाते हैं तो वील टेक देम बैक। अगर इन्होंने सीए कानून का बैकग्राउंड पढ़ा होता तो इनको ये मालूम होता कि सीए कानून के बैकग्राउंड में वो भी एक भारत सरकार का कमिटमेंट था कि अगर फ्यूचर में, क्योंकि देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पे हुआ ना, ऐसे कोई अमेरिका वाला हिंदू वहां जाके बस गया वो यहाँ रहा है, उसकी बात तो हो ही नहीं रही। बात हो रही है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन हिंदुओं की जो धर्म के आधार पे बंटवारे से प्रताड़ित थे, बिल्कुल, जो परेशान किए जा रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए कानून था। केंद्र की भी मैं ये कहूंगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने एनआरसी और सीए बन गया तो आप नोटिफाई एनआरसी की डेट क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें? ठीक है, नोटिफाई क्यों नहीं हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, 10 सेकंड प्लीज। एक लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं 10 सेकंड, कि आपको शायद जानकारी होगी 1.5 लाख से 2 लाख ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं इस देश में जो वीजा पे आए और आज तक वापस नहीं गए जी। करीब 40-50 हजार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वैलिड वीजा पे इंडिया आए, वापस नहीं गए। उनके तो आपके पास पासपोर्ट नंबर है, फोटो हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सबके हैं, पिछले इतने सालों से रह रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कहना है कि देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है, ये खतरा है और इसमें कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सेलेक्टिव अप्रोच की नहीं, कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है। सोफिया, एक बात तो इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, देखिए इतना तो ठीक है कि बॉर्डर से आपने सवाल पूछा था कि कैसे आ जाते हैं अंदर, इसका जवाब देने के लिए सरकार, केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए, रावल साहब से भी पूछूंगी। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की भी है ना। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोग बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही पकड़े जाते हैं। कितनी ऐसे नेक्सस है जो काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक, झारखंड से महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश तक, लिंक कहीं ना कहीं से बंगाल के बॉर्डर से निकल कर आ जाता है। वहां पर अगर अंदर वो लोग हैं तो उनको पकड़ के उनको ढूंढकर उन्हें डिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर आपके गवर्नमेंट की है ना, स्टेट गवर्नमेंट की है। वहां पर क्या आपका फेल्योर नहीं माना जाए? सोफिया, देखिए
कभी भी ममता सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम घुसपैठियों को घुसने देंगे या घुसपैठिए को आ जाना चाहिए या इलीगल फिल्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही अपनी जो डिबेट जो मैंने शुरू किया, मैंने पहले ही कहा सोच अच्छी है। सोच ये अच्छी है कि कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि उसके देश में कोई भी आतंकवादी, कोई भी घुसपैठिया बैठ जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे सोच ऐसी नहीं, तो मैंने भी तो आपकी पहली लाइन में कहा था कि आप लोग मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये बात तो आपकी ही ममता मैडम कह रही थी, यूनाइटेड नेशन तक जा पहुंची थी। अरे कहाँ आप एक राग लेकर फिर से बैठ गई? साबित कर देते हैं कि वो आतंकवादी है, वो एंटी नेशनलिस्ट है। अरे जो है तो उनको बोला जाएगा ना, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? साबित कर दिया जाता है, प्रमाण सामने होता है और साबित कर दिया जाता है। क्या क्या बोल रही हैं आप, क्या क्या बोल रही हैं आप? लावनी जी, मैं जब तक नहीं बोलूंगी बात समझ में नहीं, आप बोलिए ना, तर्कों पर बात कीजिए ना, लॉजिकल बात कीजिए। जो लॉजिकल बात करता है मैं उसको बीच में नहीं रोकती। आप लॉजिकल बात करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। घुसपैठिया है तो वो हर लोग हैं, हर लोग हैं। हम किसी धर्म के लोगों को टैग नहीं लगा सकते। अरे भाई, हर धर्म के लोगों की बात आप किसकी कर रही हैं? घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया ज्यादातर कौन है? घुसपैठिया है कौन? रोहिंग्या मुसलमान अगर हैं तो उनको घुसपैठिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रावल साहब भगा देते हैं। बता दीजिए रावल साहब, अभी भी इनको क्लियर नहीं हो रहा है। आ रही हूँ मैं, अमितोष आ रही हूँ आपके पास। 2 मिनट थोड़ा आगे बढ़ाएंगे प्लीज। हाँ रावल साहब जल्दी से। लावनी जी, आपने बहुत अच्छा पैनल आज बनाया हुआ है। आपके पैनल में टीएमसी की जो प्रवक्ता हैं वो कह रही हैं कि कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि भारत में एक भी इलीगल माइग्रेंट रहें। दुर्भाग्य से इनकी पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं ममता बनर्जी, वो एक नहीं रैली दर रैली इस बात को कह चुकी हैं कि हम किसी प्रकार की एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब कि पैनल में आपने श्रेष्ठ व्यक्ति जो टीएमसी के अंदर है उनको बुलाया हुआ है। फिर रतन तिवारी कह रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता। तो रतन तिवारी जी, आप चैलेंज कर रहे थे लावनी जी को। 9 दिसंबर 2006 को नई दिल्ली के अंदर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग के अंदर तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का है, ये कहा था। चलिए, ये तो वीडियो पब्लिक में है, ये वीडियो पब्लिक में, रतन जी ने नहीं देखा तो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब तिवारी जी को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। तिवारी जी को अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता, इसलिए वो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर इन्हें पता चल जाए तो एक क्षण भी कांग्रेस में ना रहे, लेकिन बड़ी बात क्या है लावनी जी? बड़ी बात यह है कि ये जो इलीगल माइग्रेशन है ना, इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतता है? वही आदिवासी, वही दलित, वही पिछड़े, जिनके नाम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं ना, हिंदुओं को बांटने के लिए। कोई पीडीए लेकर आता है, कोई जिसकी संख्या भारी, दलितों का रावल साहब, लेकिन सवाल ये कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उनका स्टैंड क्लियर है। उन घुसपैठियों में इन पार्टियों को अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन आपके स्टैंड पे एनआरसी आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया, ये तो हम भी जानना चाहते हैं ना। ये दर्द तो सुरेंद्र स्वामी जी का भी है, ये दर्द तो लावनी जी का भी है, ये दर्द तो अमितोष पारेख जी का भी है कि आखिर आप लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर लावनी जी, एनआरसी कोई एक्ट नहीं है। सुरेंद्र स्वामी जी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसकी नोटिफिकेशन जो हमारा सुरेंद्र स्वामी जी, मुझे कंप्लीट करना एक बार विदुर रावल जी, आप गलत मैसेज मत दीजिए। बताने तो दीजिए। जो हमारा एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि एनआरसी होगा, उसके प्रोविजंस हैं। उसके बाद एक सेंटेंस है उसमें सुन लीजिए आप, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो डेट, अच्छा ठीक है, एक सेकंड हाँ, एक सेकंड रावल साहब को सुन लेते हैं। स्वामी जी जरा वो कहना क्या चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जल्दी से, 20 सेकंड्स प्लीज। सुरेंद्र जी अदरवाइज इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मैं उनको टोक सकता था। एनआरसी नाम का कोई एक्ट हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद असम के, सुनिए एक मिनट प्लीज रुक जाइए प्लीज सर, रुक जाइए, मुझे बोलने। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद असम के अंदर एनआरसी हमने लागू की थी। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, डायरेक्ट। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां पर जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, वहां पर अगर एनआरसी की जहां पर आवश्यकता है वहां पर करेंगे। जहां पर भी हम इस कानूनी लड़ाई को पार कर पाएंगे हम करेंगे। और एक और लावनी जी, एक और अन्याय हो रहा है बार-बार। केवल एक पार्टी है जिसमें क्लैरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप ये इनको बेनिफिट ये इस बात का ना दीजिए। ये आप कह रहे हैं क्लैरिटी है, चलिए हम इंतजार करेंगे कि एनआरसी कम से कम ये जो टेन्योर है उसमें कम से कम एनआरसी को लेकर तस्वीर क्लियर हो जाए। अमितोष जी को जरा मैं दे देती हूँ समय, 20 सेकंड्स प्लीज सर। अमितोष पारेख।
लावनी मैम, अभी कुछ देर पहले नेता टीएमसी ने कहा था कि किस तरह से आप कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन है और जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो मुस्लिम कैटेगरी के ही आते हैं, और भी हो तो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, झारखंड के अंदर में आप देखिए संथाल रीजन, वहां पे डेफिनेटली पूरे के पूरे मुस्लिम कैटेगरी से बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके थे। ट्राइबल पूरी की पूरी परिस्थिति वहां पर बदल गई। बिल्कुल, में से वो मुस्लिम मेजोरिटी में क्रिएट हो चुका है। और बंगाल के अंदर में क्या होता है, इन्हीं की पार्टी का मुस्लिम काउंसिल जो है फिराद हकीम क्लेम करता है कि वो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। तो पूरे इन्फ्लेट्रेशन जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या का है, और जिनको सीए में लेके आ रहे थे वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं मैडम, वो यहाँ से जहाँ के वो एथनिक माइनॉरिटीज में थे उनको वहां से वापस यहाँ पे लेके आए। यानी कुछ चीजों पर विपक्ष का स्टैंड तो क्लियर है, विपक्ष वोट बैंक के लिए इन चीजों को ले रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर देश ने तीसरी बार चुना है तो इस उम्मीद के साथ चुना है कि देश को घुसपैठिया मुक्त जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस दम के साथ आज ये संदेश दिया गया है वो संदेश केवल संदेश तक नहीं रहेगा, वो धरातल पर उतरता हुआ भी नजर आएगा। समय की सीमाओं को मैं पहले ही पार कर चुकी हूं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बार बार मुझे समय के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है या राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति करनी है करने दीजिए, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। एक जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और वो है जनता एनआरसी की। अगर महाराष्ट्र से ये आवाज उठी है तो आवाज केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये आवाज पूरे देश में उठ खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को अगर घुसपैठिया मुक्त बनाना है तो केवल सरकारों का इंतजार करते हुए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ही केवल इंतजार नहीं करना होगा, खुद भी उठ खड़े होना होगा। इसलिए जनता एनआरसी से जुड़िए जरूर। उम्मीद है एक बड़ी तस्वीर की। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।